गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको साना साना हाथ जोड़ पाठ का सेकंड पार्ट समझा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। जब लेखिका उन पहाड़ी इलाकों पे घूमने के लिए गई तो वहां पर उसने देखा कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिन है, कितने मुश्किल से वो अपना समय यहाँ पर बिताते हैं। अब उसने सोचा, उसके साथ जो गाइड था वो भी उसके बारे में बताता जा रहा है। उसने लगी हुई वो श्वेत पताकाओं के बारे में बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए इस पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और धीरे धीरे वो अपने आप नष्ट हो जाती है, उन्हें उतारा नहीं जाता है। लेकिन जब कोई शुभ कार्य होता है तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उनकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर गई। लेखा कह रही कि दलाई लामा बौद्धों के गुरु माने जाते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म जो इंडिया की है और जो बहुत पहले बनी हुई थी उसकी शूटिंग कहते हैं यहाँ पर हुई थी। तिब्बत के चीज वे बमसम ने लेचपाओं के 100 मील से कुंजतेक तक के लिए संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में है। लेप्चा और भुटिया सिक्कम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़े के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। उन्हें रास्तों पर मैंने देखा, एक कुटिया के भीतर भी घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। डार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी वहां पर मान्यता है। लेखिका मन में सोचने लगी, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। अर्थात चाहे लोग मैदानी भाग में रहे या पहाड़ों में रहे, अर्थात हम सबकी आत्मा एक जैसी है, क्योंकि हम सब धर्म को मानते हैं और धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं उनको भी हम सब मानते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की आधाराएं और कल्पना एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रही थी। अर्थात रास्ते में नेपाली स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे थे। क्योंकि वो जीप से थी इसलिए वो सबको छोड़ते हुए आगे निकलती जा रही थी। अब नीचे देखने में घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने गया था। जिसे हम नीचे से देखते तो वो दूर से छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देती थी हिमालय की। क्योंकि अब हम ऊपर पहुंच चुके थे लेखा कह रही, तो मुझे अब वो विराट रूप दिखने लग गया था और घाटियों के घर ताश के पत्ते के जैसे दिखाई दे रहे थे। अपने विराट वैभव के साथ सामने आने लगा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों का काम हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार। पहाड़ों में रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और वहां रास्ता होता है तो जलेबी के आकार का इस तरह से घुमावदार बनाया जाता है जिससे कि उसकी समतल जगह को किसी भी तरह से करके और उसमें रास्ता बनाया जाता है। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत तथा तीव्रता या प्रबलता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे थे। लेखा कहती है कि इस तरह से हम सब उस रास्ते को नाप रहे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे।
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, मुझे डर है कहीं खो न जाएं। तो इस तरह से वो गाने को गा रहे थे, पर मैं मौन थी। लेखा करी पर मैं चुपचाप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस पूरे परिदृश्य को अपने भीतर भरूं, अर्थात उनको देखना इतना अच्छा लग रहा था कि उन्हें लगता था कि ये सारे दृश्य को अपने आंखों में समा लूं। पर मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की में मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर बहते जलप्रपातों को देखती। झरने जो दूर से वो दूध की धार के जैसे दिखाई दे रहे थे, पानी गिर रहा था नीचे, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती नदी, चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। सिलीगुड़ी स्थान पर थी लेका, सिक्किम के सिलीगुड़ी शहर में। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी यह तिस्ता नदी साथ साथ चल रही थी, पर यहाँ इसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, बहुत सुंदर लग रही थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया की पंखों की तरह हल्की हो गई थी। ऐसा लगता था कि हमारे पंख लग गए हों और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मेरे नकबत, मेरे विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के बीच शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, बहुत ऊंचाई से एक झरना लेका को दिखाई दिया। ऐसा लगता कि जैसे वो फेन उगल रहा हो। उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटर। सेवन सिस्टर वाटरफॉल। 7 जगह से वहां पर झरना बह रहा था। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थी। आदम युग की किसी अवसाक्त राजकुमारी सी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थर पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अर्थात लेखा कहती कि ये सब देखना मुझे बहुत ही आनंदित कर रहा था। झरने का संगीत तो था ही उसमें साथ साथ, बल्कि हमारे मन का भी जैसे संगीत बज रहा हो। थोड़ी देर बाद भी बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गया था। इतना ठंडा पानी था कि ऐसा लगा कि अंदर तक वह भीग गई हो। सिरहन आ गई उसके मन काब में उठा, काब में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखा थी इसलिए उसका मन काब में हो उठा और उसे लगने लगा कि वह कोई कविता लिखे इस पर। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना इस अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर के बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकाएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। इतना मन उस नदी की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गया था। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इन झरनों की पुकार को। पर जितेंद्र मुझे ठेलने लगा। आगे उससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे, क्योंकि जितेंद्र ने कहा कि तुम यहीं पे बैठी रहोगी, इससे भी सुंदर आगे नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद भी वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाली। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन उड़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उपरी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी सुना दी। जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और वो सारे दृश्य पीछे छूटते जा रहे थे। सब पर बादलों की एक मोटी चादर और सब कुछ बादलमय, अर्थात ऐसा लगता कि बादल नीचे हो गए और सब घाटियों में बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। धन्यवाद।